मैंने उसके जख्म को दबाकर खून रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन व्यर्थ। खून मेरी उंगलियों के बीच से रिश्ता रहा। मैं ऐसा ही बैठा उसे घूरता रहा। उसका जिस्म पीड़ा से ऐंठता जा रहा था। चेहरा विकृत था, दांत आपस में बज रहे थे। मैंने नंदा साहब वाला ओवरकोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। वह धीरे धीरे न जाने क्या बुदबुदाए जा रही थी। मैं सर्दी में सुकड़ा, विवश और निरुपाय बैठा रहा। 10-12 मिनट उसकी यही स्थिति रही। फिर अंतिम हरकत के रूप में उसने पांव पटके और गर्दन लुढ़क कर कंधे पर जा टिकी। वह दम तोड़ चुकी थी। मैं उठा, पुल के पास जाकर नाले में झांका। कहीं कोई हलचल नहीं थी। नाला सामान्य ढंग से बह रहा था। मैं पुल के पिलर के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। करीब 25 मिनट तक ठंड में सिकुड़ने और अपने जिस्म में विभिन्न अंगों में हो रहे भयानक दर्द को पीने की असफल चेष्टा करते रहने के बाद आशा की किरण दिखाई दी। शहर की तरफ से कोई कार आ रही थी। निकट आने पर देखा, आगे पीछे 2 कारें थी। मैं पिलर की का सहारा लेकर खड़ा हो गया, फिर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। मेरे सामने से गुजरकर पुल से बाहर 2 पुलिस कारें एकदम रुकी। भड़ाक से दरवाजे खुले। वर्दीधारी पुलिसमैन नीचे कूदकर मेरी तरफ लटके। सबसे आगे सब इंस्पेक्टर रविशंकर था। अचानक मेरा सर बुरी तरह चकराया। मैंने अपने इर्द गिर्द रविशंकर की बाहों का स्पर्श महसूस किया। चौहान और दुर्गा कार समेत नाले में गिर गए। बड़ी मुश्किल से मैं इतना ही कह सका। फिर मेरा जिस्म रविशंकर की बाहों में झूल गया और मेरी चेतना लुप्त हो गई। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म में सिर्फ मामूली दुखन थी। दर्द का कहीं नामो निशान भी नहीं था। अलबत्ता कमजोरी जरूर अनुभव हो रही थी। मैंने आंखें खोली। कमरा किसी अस्पताल का था और मैं मरीज की भांति पलंग पर पड़ा था। मेरा सर और चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। वहाँ पर नया प्लास्टर चढ़ा हुआ दिया गया था। पहली बार वहाँ पर प्लास्टर चढ़वाते समय मैंने अपनी घड़ी उतारकर पैंट की जेब में डाल ली थी। इस वक्त मेरे शरीर पर, क्योंकि मेरे अपने कपड़े नहीं थे, इसलिए टाइम पता लगाने का कोई साधन मेरे पास नहीं था। कोई 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। रविशंकर भीतर दाखिल हुआ। उसकी वर्दी में ढेरों सिकुड़ने पड़ी थी। जगह जगह कालिक और मिट्टी के दाग लगे थे। चेहरे पर अनिद्रा, परेशानी और चिंता के मिले जुले गहन भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। दोनों हाथों और माथे पर खरोंचों के निशान थे। हेलो, वह मुस्कुरा। कैसी तबीयत है अजय? ठीक है, आओ बैठो। वह पलंग के पास कुर्सी पर बैठ गया। चौहान द्वारा खुद को दुर्गा और ललता के हवाले किए जाने से लेकर नीलम के मरने तक का किस्सा मैंने उसे संक्षेप में सुना दिया। रविशंकर ने गहरी सांस ली। दामोदर राणा और दिलावर की मुठभेड़ में 61 आदमी मारे गए हैं। वह थके से स्वर में बोला। 132 घायल हुए हैं, जिनमें से 31 की हालत चिंताजनक है और करीब 250 आदमी लॉकअप में बंद है। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है। कई इलाकों में दफ़ा 144 लगा दी गई है। 7 स्टार क्लब के आसपास वाले तमाम इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अखबार वाले पुलिस को अकर्मण्य, लापरवाह और बदमाशों से मिली बताए रहे हैं। गृह मंत्रालय तक हाय तौबा मची हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बड़ी मछलियाँ भी हैं। हाँ, रविशंकर कड़े स्वर में बोला। हमारे कई बड़े अफसर हैं। और तुम्हारा सबसे बड़ा अफसर? रात बेहोश होने के पहले तुमने बता दिया था। फलस्वरूप उसकी और दुर्गा की लाशें तथा कार नाले से निकलवा ली गई थी। नीलम की लाश भी मॉर्ग में पहुंचा दी थी। कहकर वह तनिक रुका, फिर बोला। इतने भारी हंगामे के बाद भी
बात मई की मई है।